कहानी की शुरुआत होती है एक इन्फिनाइट रेगिस्तान से, जिसके बीच में एक बहुत ही लंबा पेड़ खड़ा हुआ था। यही पेड़ इन बंदरों की जिंदगी थी। यहीं पे ये सभी बंदर नाच गा रहे थे और यहाँ पे कुछ बंदर ढोल भी बजा रहे थे, क्योंकि उनके राजा किंग सिमियोन के घर आज एक नया वारिस जन्म लेने वाला था। किंग सिमियोन एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर राजा थे, जिनकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। और तभी राजा का वजीर व्लादिमीर गुफा से बाहर आता है। सभी की नजर उसी के ऊपर थी। वो राजा को अंदर लेकर जाते हैं और राजा देखता है उसका बेटा उसकी माँ की उंगलियां चबा रहा है। राजा बच्चे को अपने हाथ में उठाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो उसका नाम वानिया रखते हैं और वो कहते हैं कि ये भविष्य का राजा बनेगा। लेकिन वो बच्चा इतना ज्यादा गुस्सैल था कि वो राजा को एक चीज की एक मुक्का मार देता है, जिसे देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने वाला है आगे जाके। लेकिन उनकी खुशियों पे मुहर तब लग जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनका एक और बेटा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो इस बच्चे से बड़ा है और वो होने वाला राजा बनेगा। लेकिन राजा उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। व्लादिमीर और वहाँ पे मौजूद चुड़ैल उससे कहती है कि ये कुदरत की गलती है, हमें इसे मार देना चाहिए। अगर प्रजा को पता चला कि उनका होने वाला राजा इतना ज्यादा कमजोर है तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाएंगे और वो बगावत कर देंगे। अपनी गद्दी को बचाने के लिए किंग सिमियन एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वो उस बच्चे को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। व्लादिमीर उस बच्चे को लेकर जंगल के एक अंधेरे कोने में लेकर जाता है ताकि वो उसे भेड़ियों को खिला सके। लेकिन वो उसकी मासूमियत देखकर पिघल जाता है और वो उसकी जान बचाने की कोशिश करता है और उसे पालने की कोशिश करता है। लेकिन उसे एक छोटी सी गलती हो जाती है और वो उसके हाथ से गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा भेड़िया का खाना बनने वाला है, लेकिन तभी एक ढाल जाती है और वो उस बच्चे को पकड़ के बचा लेती है। जब उस बच्चे को ऊपर खींचा जाता है तब हमें पता चलता है कि उसे बचाने वाला एक बंदर है। इस बंदर का नाम होता है इयान, जिसे सालों पहले उस झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है उसके अजीब व्यवहार की वजह से। इयान उस बंदर को वहीं पे छोड़ के जाने लगता है, लेकिन वो बंदर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो उसके पीठ पे जाके खड़ा हो जाता है और वो उसके साथ रहने की जिद करने लगता है। इयान भी मजबूर हो जाता है और वो उसे अपने साथ रख लेता है। अब समय बीतता है और वो कमजोर बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसका नाम इयान एडवर्ड रखता है। एडवर्ड भले ही शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उसका एक हाथ नहीं काम करता था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग बाकियों से बहुत ही ज्यादा तेज था। वो वहाँ पे नई नई चीजों को इन्वेंट करता, जैसे कि पानी पीने के लिए स्टोव और गर्मी से बचने के लिए पंखा। असल में उसका दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन एडवर्ड ने देखा कि जंगल की दूसरी तरफ वॉलीबॉल का मैच हो रहा है। एडवर्ड वहां पे जाना चाहता था, लेकिन इयान मना कर देता है, क्योंकि वो उस समाज से निकाला गया था और वो ये भी जानता था कि एडवर्ड भी उस समाज से निकाला गया है। लेकिन एडवर्ड कहाँ पे मानने वाला था। वो वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो दूर से उस मैच को देख रहा होता है। मैदान में राजा का बेटा वानिया गेम को खेल रहा होता है। वो काफी ज्यादा ताकतवर और खूंखार बन चुका था। वो लगातार बार बार गोल पे गोल किए जा रहा था। खेल के दौरान गलती से बॉल इयान के पास आ जाती है। एक पुराना खिलाड़ी होने के नाते इयान खुद को रोक नहीं पाता है और वो गलती से छलांग लगा देता है वहां पे। इस चक्कर में इयान और एडवर्ड दोनों जाके स्टेडियम के बीचों बीच जाके गिरते हैं। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। सभी बंदर गुस्से में उसे घूर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से खेल रुक गया था और बॉल एक गड्ढे में जाके फंस जाती है। राजा के सैनिक और बाकी बंदर इयान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने पिता समान इयान को बचाने के लिए वो आगे घुस जाता है। एडवर्ड अपने चिपचिपी स्टिक बाहर निकालता है और वो उसे गुफा में डाल देता है और बॉल बाहर निकाल लेता है और वो बताता है कि इसे मैंने चूहे पकड़ने के लिए बनाया था। सभी बंदर यहाँ तक कि ताकतवर राजा भी ये नजारा देखकर एकदम से दंग रह जाता है। तभी वो ताकतवर राजकुमार वानिया भीड़ से बाहर निकलता है और वो एडवर्ड को हवा में उठा लेता है। एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए वानिया से कहता है कि हमें इस खेल को और भी ज्यादा प्रोफेशनल खेलने के लिए स्टेडियम बनाना चाहिए, लेकिन वानिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि यहाँ के नियम कभी नहीं बदलते हैं। एडवर्ड के हाथ से वानिया वो बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उस बॉल में पहले से ही
वो ग्लू लगा हुआ था वो वानिया के हाथ में चिपक जाता है। सभी लोग मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं छुड़ा पाता है। लेकिन वो बॉल जाके सीधा राजा के सर से जाके चिपक जाती है। वजीर व्लादिमीर न आओ देखता है न ताओ सीधा उसके सर से बॉल खींच लेता है और बाहर निकाल लेता है। इस वजह से राजा गज्जा हो जाता है, उसका बाल बॉल में लग जाता है। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो जाता है। राजा का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए व्लादिमीर सारा इल्जाम एडवर्ड के ऊपर डाल देता है। राजा ने हुक्म दिया कि एडवर्ड को कहीं से भी ढूंढ के मेरे पास लेकर आया जाए। उधर व्लादिमीर और विच ने एक और डरावनी बात नोटिस कर ली थी। उन्होंने देख लिया था कि एडवर्ड की एक उंगली छोटी सी है, ये वही निशानी होती है जो कि राजा के बड़े बेटे में होती है, यानी कि एडवर्ड ही राजा का असली उत्तराधिकारी है। अब उन्हें किसी भी हाल में एडवर्ड को रास्ते से हटाना होगा। अगले सुबह एडवर्ड को राजा के सामने पेश किया जाता है। यान डर के मारे वहाँ पे नहीं जाता है और वो वहीं पे छुप जाता है। राजा एडवर्ड से पूछता है कि सुना है तुम जादू करते हो। एडवर्ड कहता है कि ये जादू नहीं है बल्कि साइंस है। उसने अपनी होशियारी साबित करने के लिए एक पत्ते से राजा के लिए ताज बनाया और उसी पत्ते से राजा के लिए सिंहासन भी बनाया जिसपे बैठ के वो काफी ज्यादा आरामदायक महसूस कर रहे थे और वो उसी पे बैठ के झूलने की कोशिश कर रहे थे। राजा एडवर्ड के हुनर से इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो उसे सजा देने के बजाय अपना साथी बना लेते हैं और उसे अपने साथ ही रख लेते हैं। ये देखकर वानिया और विच जल भुन जाते हैं। वानिया चुड़ैल को इशारा करता है और चुड़ैल अपने जादू से हजारों कीड़ों को अपने वश में किया और उससे एडवर्ड के ऊपर हमला करवाने के लिए कहा। एडवर्ड के ऊपर वो सारे कीड़े हमला कर देते हैं। एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वहाँ पे एकदम अफरा तफरी मच जाती है और इसी अफरा तफरी में एडवर्ड के हाथ से राजा नीचे गिर जाते हैं। सभी को लगता है कि राजा ऊंचाई से गिरने की वजह से मर गए हैं। वानिया इस मौके का फायदा उठाता है। वो सभी से कहता है कि एडवर्ड ने राजा को मार दिया है और इसी मौके का फायदा उठा के वो एडवर्ड को भी ऊपर से नीचे गिरा देता है। एडवर्ड ऊपर से नीचे गिरते हुए बादलों के बीच में गायब हो जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, राजा अभी मरे नहीं थे, वो अभी भी जिंदा थे। वो सी उड़ जाते हैं लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। एडवर्ड खाई में गिर चुका होता है। वही एडवर्ड को जब नीचे होश आता है तब वो खुद को देखता है कि वो एक अलग ही अनजान दुनिया में आ गया है। उसने ऊपर देखा कि उसका पिता समान दोस्त इवान अभी भी ऊपर ही था। एडवर्ड ने उसे नीचे बुलाया लेकिन इवान मना कर देता है। बंदरों का एक कानून था, जो नीचे गिरा वो मर गया। यान परंपरा तोड़ने से बहुत ही ज्यादा डरता था। भूख से बेहाल होकर एडवर्ड आगे बढ़ता है। उसे आगे जाके कुछ शुतुरमुर्ग दिखाई देते हैं। एडवर्ड उनके पास जाता है और उससे कुछ खाने के लिए मांगता है लेकिन वो शुतुरमुर्ग एडवर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। वो अपने चारों पैरों के बजाय 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है। वो अपना संतुलन बनाता है और लड़खड़ाते हुए पहला कदम रखता है। ये एवोल्यूशन की पहली शुरुआत थी। अब वो न सिर्फ एक बंदर रह गया था बल्कि इवॉल्व होने की पहले कदम पे पहुंच चुका था। जैसे ही वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है उसे घास के पार एक बड़ी खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। एडवर्ड अपने दोनों पैरों से दौड़ना चालू कर देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। खूंखार भेड़िए राइनो का पीछा करने लगते हैं। राइनो अपनी जान बचाने के लिए एडवर्ड की ओर तेजी से भागने लगता है। अब एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ बहुत ही तेजी से भागता है। वो राइनो उस पेड़ की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी बंदर आराम से रहते हैं। अपनी प्रजा को मुश्किल में देखकर किंग सिमियोन सामने आ जाते हैं उन राइनो से लड़ने के लिए। उन्होंने अकेले ही उन सभी राइनो को हरा दिया। लेकिन जब एक राइनो एडवर्ड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है तब राजा न आओ देखते न ताओ सीधा उसकी जान बचाने के लिए उस राइनो के सामने चले जाते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और वो मारे जाते हैं। मरते मरते एडवर्ड को राजा सच्चाई बता देते हैं कि एडवर्ड किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा है, यानी कि एडवर्ड होने वाला अगला राजा है। एडवर्ड इतना कहते ही अपना दम तोड़ देते हैं। वानिया इसी बात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही किंग सिमियोन मरते हैं वानिया सामने आता है। वो एडवर्ड से कहता है कि पिताजी पागल हो गए हैं, तू मेरा भाई नहीं है, निकल जा इधर से। इतना कहते ही वो एडवर्ड को एक जोरदार लात मारता है और किंग सिमियोन को लेकर उड़ जाता है ऊपर की तरफ। एडवर्ड अब पूरी तरह से टूट जाता है लेकिन कुदरत का अभी कहर बाकी था। अचानक मौसम बिगड़ जाता है और एक बड़ा टोर्नेडो भवंडर वहाँ पे तबाही मचाने लगता है। पेड़ पे
बैठे जानवर अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एडवर्ड खींचा चला जाता है टोर्नेडो की तरफ, लेकिन उस भवंडर के अंदर एडवर्ड की मुलाकात होती है लूसी नाम की एक बंदरिया से। लूसी को देखते ही एडवर्ड को उसी हालत में प्यार हो जाता है। एडवर्ड ने हीरो बन के लूसी को बचाने की कोशिश की, एक रस्सी की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसकी रस्सी टूट जाती है और वो दोनों सीधा नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इयान ऐन मौके पे आके रस्सी पकड़ लेता है और उनकी जान बचा लेता है। एडवर्ड इयान को थम्स अप देता है, बदले में इयान भी एडवर्ड को थम्स अप देता है, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो दोनों फिर से नीचे गिरने लगते हैं। अब तूफान खत्म होने के बाद जब एडवर्ड और लूसी को होश आता है, तब लूसी एडवर्ड के ऊपर भड़क जाती है क्योंकि उसने अपना परिवार खो दिया था, लेकिन एडवर्ड हार नहीं मानता है। वो लूसी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए दो पैरों पे चलने लगता है, करतब दिखाने लगता है, यहाँ तक कि वो लावे से बनी जमीन पे चलने लगता है। और तभी एक रात एडवर्ड के साथ एक और चमत्कार होता है। वो लावा में एक लकड़ी डालता है जिससे वो लकड़ी जलने लगती है। ये देखकर एडवर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उस आग को लेकर थोड़ी दूर आगे जाता है, तब जाके उसे समझ में आता है कि वो इस आग की मदद से अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है। एडवर्ड को लगता है कि ये आग उसे उसके झुंड में इज्जत दिलाएगी। वो उस मसाल को लेकर सीधा पेड़ की तरफ पहुंचता है। वानिया अब नया राजा बन चुका होता है, उसका राज्याभिषेक हो चुका होता है। एडवर्ड उस आग के साथ वानिया के सामने जाता है और वो उससे कहता है कि देखो ये आग है और अब हमें अंधेरे में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हम इस आग की मदद से हर जगह आराम से रह सकते हैं। लेकिन उन बंदरों के लिए ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक श्राप था। गलती से एडवर्ड के हाथ से एक टहनी जल जाती है जिससे वहां पे आग लग जाती है। ये देखकर सभी लोग वहां पे डर जाते हैं। वानिया इस मौके का फायदा उठाता है और वो एडवर्ड और लूसी के ऊपर पत्थर की बारिश करना चालू कर देता है। अब एडवर्ड और लूसी को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। थक हार के वो दोनों एक गुफा की तरफ जाके रुक जाते हैं आराम करने के लिए, लेकिन उस गुफा में एक खूंखार भेड़िया पहले से ही मौजूद था। वो उनका इंतजार ही कर रहा था उनका शिकार करने के लिए, लेकिन एडवर्ड डरता नहीं है बल्कि वो उस आग की मदद से उस भेड़िया का सामना करने के लिए जाता है। भेड़िया आग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचा के उस गुफा को छोड़ के वहां से भाग जाता है। ये देखकर लूसी एडवर्ड से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। एडवर्ड ने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी बल्कि उसे एक सुरक्षित घर भी दिया था। उस रात आग की रोशनी में एडवर्ड ने पहली बार लूसी को प्यार से देखा था। अब उनके पास खुद का घर था, एक दूसरे का साथ था और आग की ताकत भी थी, और तो और एडवर्ड का तेज दिमाग भी था। लेकिन एडवर्ड जानता था कि ये बस अभी शुरुआत है क्योंकि जंगल में अभी भी उन्हें अपनी जगह बनानी बाकी थी। अगले दिन जब एक उड़ने वाली पक्षी एडवर्ड को अपने साथ उड़ा के लेकर जाने लगती है, तब लूसी एडवर्ड की जान बचाने के लिए उसके ऊपर भाले से हमला करती है। अब जंगल का कोई भी जानवर उनसे पंगा लेने के बारे में 100 बार सोचता था। उसी रात एडवर्ड एक और नई खोज करता है। वो देखता है कि लूसी कच्चा मांस खा रही है। वो एक मांस का टुकड़ा आग में फेंक देता है और जब वो बाहर निकालता है तब वो खाता है, तब उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। उस पके हुए खाने की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वहाँ पे मौजूद सभी जानवर को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बंदर जो कि बस काफी समय से बस कड़वे फल खा रहे थे, वो इसकी खुशबू सुन के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक एक करके पेड़ को छोड़ देते हैं और एडवर्ड की गुफा की तरफ दौड़ लगा देते हैं। वानिया ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसका परिवार और उसके सभी साथी उसे छोड़ के एडवर्ड के पास चले गए हैं। नीचे जमीन पे एक नई सिविलाइजेशन का जन्म हो रहा था। एडवर्ड ने उन्हें रहने के लिए घर बनाना सिखाया और गलती से ही वो लोग म्यूजिक की भी खोज कर लेते हैं। वो हड्डियों और लकड़ियों को बजा के जश्न बनाने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकती है। पेड़ पे बैठी चुड़ैल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है खुशी देखकर। वो अपने काले जादू की मदद से टिड्डों की एक बहुत ही बड़ी झुंड को कंट्रोल करती है और उसे एडवर्ड के नए गांव के ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कुछ ही पल में उनका बनाया हुआ पूरा घर एकदम से तबाह हो जाता है। वो लोग देखते ही रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सरगेई इस मौके का फायदा उठाता है और वो झूठ बोल देता है कि ये हमला वानिया ने करवाया है। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोग वानिया के ऊपर भाग जाते हैं और वो वानिया के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं।
एडवर्ड उन सभी को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वानिया निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन भीड़ उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो सीधा वानिया के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। वो सभी लोग अपने घर की बर्बादी का बदला लेने के लिए वानिया के पेड़ की जड़ें काटने लगते हैं। वानिया अपने पेड़ को बचाने के लिए उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और अपने पेड़ को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस अफरा तफरी की लड़ाई में गलती से पेड़ में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरा पेड़ जलने लगता है। पेड़ में कोई भी बंदर मौजूद नहीं था सिवाय उस चुड़ैल के। आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो चुड़ैल अपनी जान नहीं बचा पाती है और उसी पेड़ में जल के मर जाती है। इसी बीच एडवर्ड के ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है। सभी भीड़ एडवर्ड को ऊंची हालत में वहीं पे छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वानिया ऐसा नहीं करता है। वो अपने भाई की जान बचाने के लिए वहां पे चला जाता है, उस लकड़ी को वहां से हटा के अपने भाई की जान बचा लेता है। वानिया एडवर्ड से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे सर पे सत्ता की लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करने लगा था। अब दोनों भाई एक साथ हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास ना घर था और ना ही रहने के लिए कोई पेड़ था। अब वो दोनों बस पूरे रेगिस्तान में अकेले रह जाते हैं। एडवर्ड वानिया को भी दो पैरों पे खड़े होने का तरीका सिखाता है और बड़ी मुश्किल से वानिया भी दो पैरों पे खड़ा हो जाता है। एडवर्ड वानिया से आगे कहता है कि चलो एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है। अब इस तरह एडवर्ड के निर्देश के अनुसार वो पूरा झुंड आगे की सफर पे निकल पड़ते हैं। काफी दिनों की मशक्कत के बाद जब वो लोग उस पहाड़ की तरफ पहुंचते हैं तब वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं उस पहाड़ को देखकर। हर जगह एकदम खुशहाली थी, वहाँ पे हरा भरा जंगल था। वहाँ पे इयान पहले से उन सभी का इंतजार कर रहा था। एडवर्ड दौड़ के जाके इयान के गले लग जाता है। वो कमजोर बंदर जिसे पूरी प्रजा ने ठुकरा दिया था, वो आज इंसान बनने के अगले कदम पे निकल चुका था। ये कहानी न सिर्फ एक बंदर की थी बल्कि हम सबके विकास एवोल्यूशन की थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।